बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। तो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि फ़ेसबुक है, आपके पास एटीएम्स हैं, तो फेसबुक का अपना डेटाबेस सिस्टम है, एटीएम्स का अपना डेटाबेस सिस्टम है। इसके बाद टिकटॉक बहुत फेमस एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका अपना डेटाबेस सिस्टम है। तो ये क्या है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स हैं। अब डेटाबेस सिस्टम्स जो है उसमें दो टर्म्स आ जाती हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज़ डेटाबेस एंड सेकंड वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जहाँ पे आपके पास कलेक्टिवली डाटा पड़ा होता है बट रिलेटेड डाटा। जिस तरह के PIA वालों की वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप लॉगिन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट प्लान्स का स्केड्यूल मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने रिज़र्वेशन वगैरह करवाई हुई है किसी भी टिकट की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका टिकट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो अब ये है कि जो PIA वाले हैं वो अपने जो उनका सिस्टम है, जो अपने उनके प्लान्स हैं, जो अपना उनका रूट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ना कि आपको दूसरे जो सर्विसेज हैं जो प्लान्स यूज़ करती हैं उनके रूट्स, उनके प्लान्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। वो अपने प्लान की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, अपने रूट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद उनके पास पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी। कौन से पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी? वो पैसेंजर्स जो PIA की सर्विस को यूज़ करके ट्रैवल करेंगे, या फिर जिन्होंने कभी PIA की सर्विस को यूज़ करके ट्रैवल किया होगा, एडमिन साइट पे उनका भी डाटा पड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये है कि इस वेबसाइट पे आपको पूरे पाकिस्तान के लोगों का डाटा तो नहीं मिलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस में आपको क्या मिलेगा? रिलेटेड डाटा। इसी तरह नादरा है, तो नादरा में भी आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है? जस्ट रिलेटेड डाटा आपको मिलता है वहाँ पे। दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड डाटा। ओके, अब डेटाबेस में आपको दो टर्म्स और भी मिलती हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? जिसे मैं किसी पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकूं। जैसे कि आपके पास यूनिवर्सिटी का डाटा है, PIA वालों का डाटा है, नादरा का डाटा है। तो अब ये क्या है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा है? RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? जिसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टर्म की तरफ आता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि हमने डाटा को सेव किया है, ओके, किसी भी सर्वर पे डाटा को सेव कर दिया है, किसी भी ड्राइव में डाटा को सेव कर दिया है। तो अब उस डाटा का क्या करना है? ऑब्वियसली यूज़र उस डाटा को फैच करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। तो जब यूज़र डाटा को एक्सेस कर लेगा तो वो क्या करेगा? उसमें कुछ अपडेशंस करेगा, कुछ इंजर्शंस करेगा, डिलीशंस करेगा, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेगा। मेन यूज़र अब कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है? डाटा को एक्सेस करने के बाद वो इंजर्शन कर सकता है, मीन कोई नया डाटा ऐड कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, कोई पुराना डाटा अपना डिलीट करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको डिलीट कर सकता है, अपडेशन कर सकता है। लाइक कोई एड्रेस है, अब उसने एड्रेस अपना चेंज कर लिया है तो उसको क्या करेगा? अपडेट करेगा, ठीक है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। अब इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस जो यूज़र को ईज़ प्रोवाइड करता है कि यूज़र इजीली डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। कौन से ऑपरेशंस? इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ओके, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट DBMS बनाए हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वालों ने SQL सर्वर बनाया है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 2005 भी मिलेगा, 2010 भी मिलेगा, 2012 भी मिलेगा। ऐसे ही ओरेकल का 9i, 11, 12c, ये डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। फिर MySQL है, ये भी ओरेकल वालों ने बनाया है। आफ्टर दैट DB2
ये IBM वालों ने अपना DBMS बनाया है फॉर डाटा मैनेजमेंट। ओके, अब डेटाबेस की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस सिस्टम्स को हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले परचेजेस फ्रॉम द सुपरमार्केट। जैसे हम लोग सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है। तो होता क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद जब हम सेल टर्मिनल पे जाते हैं, वहाँ हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग सेलेक्ट करके लाते हैं जो हमने बाय करने होते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। वहाँ पे आपके पास एक सिस्टम मौजूद होता है जो क्या करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बार कोड्स को रीड करता है ना। अब ये जो बार कोड होता है ना, ये थ्रू एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ लिंक्ड होता है। तो जब आपका जो सिस्टम है वो बार कोड को रीड करता है तो वो आपके डेटाबेस से आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसे फैच करके लाता है। वो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, या फिर जितनी भी डिटेल वहाँ पे मौजूद होती है डेटाबेस में, वो सारी आपकी वो क्या कर लेता है, फैच करके ले आता है। ओके, अब ये जो सिस्टम है ना, ये एक और काम भी कर रहा होता है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टॉक से बाय किए हैं। तो वो जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेगा कि सुपर मार्केट का जो स्टॉक है ना उसमें से वो 2 प्रोडक्ट्स माइनस कर देगा, के साथ में इस बात का भी ट्रैक रहे कि हमारे कितने आइटम्स जो हैं, कौन से स्टॉक से कितने आइटम्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि कस्टमर को क्या एक डिजिटल बिल मिल रहा है। ठीक है, कस्टमर ने 20 से 25 प्रोडक्ट जो हैं वो ख़रीदने थे। अब बजाय इसके कि वो जब सेल टर्मिनल पे जाए और वहाँ पे वो बैठ के तो एक एक आइटम को लिस्ट आउट करना शुरू हो जाए और फिर उन्हें काउंट करना शुरू हो जाए, बाकी भी कस्टमर होते हैं वो भी वेट कर रहे होते हैं, उन्हें भी बिल बनवाना होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है और उनके पास भी टाइम सेविंग हो जाती है कि वो डिजिटल बिल जो है एक कस्टमर का 2 मिनट में बना लेते हैं। ठीक है, और उनके एंड पे ये भी फैसिलिटेशन आ रही है कि स्टॉक में से कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, वहाँ पे भी मैनेजमेंट हो रही है। उन्हें पता चल रहा है कि एक दिन में उनके कितने आइटम्स जो हैं वो सेल हुए हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है उनकी ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, इससे उन्हें डिफरेंट चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है, फीडबैक भी मिल रहा होता है। दूसरी जो एप्लीकेशन आप लोगों के पास आ रही है दैट इज़ परचेजेज यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। कि जब आप लोगों ने आइटम सारे सेलेक्ट कर लिए, आप पेमेंट के लिए आप सेल टर्मिनल पे गए, वहाँ पे सेल पर्सन को आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया कि पेमेंट के लिए, तो वो आपकी 2 तरह से वेरिफिकेशन कर सकता है। फर्स्ट मेथड जो है बाय टेलीफोन के, वो टेलीफोन करे और फिर इस चीज़ को वेरीफाई करे कि इस कार्ड का जो ओनर है वो आप ही हैं। ठीक है, सेकंड वो वहाँ पे आपके कार्ड की लिमिट को एक्सेस करे कि आपके कार्ड की इतनी लिमिट है भी है कि नहीं, कि आप ये आइटम्स जो भी आपका बिल बना है आप ये पे भी कर सकते हैं कि नहीं, आपके कार्ड में इतनी लिमिट है कि नहीं। ठीक है, फिर जो दूसरा मेथड वो यूज़ करता है वो यूज़ करता है कार्ड रीडर्स। ठीक है, कि कार्ड रीडर को वो यूज़ करे और वहाँ से आपके कार्ड रीडर जो है वो डायरेक्ट आपके कार्ड की वेरिफिकेशन कर लेता है, आपके कार्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर लेता है। तो अब कार्ड रीडर ने कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया कि ये जो कार्ड रीडर है ना, ये एप्लीकेशन के थ्रू आपके डेटाबेस के साथ लिंक था, इस वजह से उसने आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि कौन सा पर्सन इस कार्ड का ओनर है। ठीक है, कार्ड नंबर ज़ाहिर उसने एंटर किया है ना, आपके कार्ड में इतनी लिमिट भी है कि नहीं, आप ये पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये कार्ड रीडर जो है ये आपके डेटाबेस से फेच कर लेता है। वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन का एक मेथड और भी यूज़ हो सकता है जो शायद यहाँ पे तो यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है। फिर जो कार्ड लॉस हो चुके हैं वहाँ पे उस लिस्ट में तो ये कार्ड शो नहीं हो रहा, ताकि वेरीफाई हो जाए कि ये जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं आप ही इसके ओनर हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा होता है, आपका कार्ड रीडर जो आपके डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। ओके, अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आपके पास आती है बुकिंग अ वेकेशन विद अ ट्रैवल एजेंट। कि आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मैं अपनी ये जो वेकेशंस हैं ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे स्पेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो एजेंट होगा वो बहुत से डेटाबेसेस को विज़िट करेगा, फिर वहाँ पे आपकी बुकिंग करवाएगा, इनफैक्ट आपकी फ़्लाइट भी वो आपको बुक करवा के देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस तरह हो जाता है कि 2 डिफरेंट एजेंट्स जो हैं वो एक ही सीट को एक ही टाइम पे
बुक करवाना चाह रहे हैं। सीट एक ही मौजूद है आपके पास, सिस्टम में एक ही सीट मौजूद है और दो डिफरेंट एजेंट्स जो हैं वो उसको बुक करवाना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, किस तरह से बुकिंग होगी, डेटाबेस वहाँ पे इन्वॉल्व होगा और आपका जो भी सिलेक्शन है कि कौन सी सीट कौन से ट्रैवल एजेंट को मिलनी चाहिए, ये डेटाबेस डिसाइड करेगा। फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आपके पास आ रही है, यूजिंग द लोकल लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का तो सबको आइडिया है कि लाइब्रेरी में आपके पास डिफरेंट बुक्स होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ से बुक्स को इशू करवा सकते हैं, टीचर्स जो हैं वो बुक्स को इशू करवा सकते हैं। तो लाइब्रेरी में बेसिकली जितनी भी बुक्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास डेटाबेस हैं। अब अगर आपने कोई बुक इशू करवानी है और आपके ने वो वहाँ पे जो लाइब्रेरी रिसेप्शन पे जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं वहाँ पे जाके आप बुक नेम बता के आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि बुक लाइब्रेरी में मौजूद है कि नहीं, तो दे हैव सिस्टम्स जिस पे उनके पास एक एप्लीकेशन होगी अपनी यूनिवर्सिटी की या फिर कोई अगर लोकल लाइब्रेरी है तो उसका डेटाबेस होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे सर्च करेंगे बाय यूजिंग बुक नेम या फिर वो बुक का एडिशन यूज़ करेंगे, बुक का ऑथर नेम यूज़ करेंगे, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वो बुक को सर्च करेंगे और देखेंगे कि बुक जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह अगर बुक वो इशू करते हैं या फिर किसी को इशू हुई है बुक, तो भी वो इन्फॉर्मेशन वो सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि बुक जो है स्टॉक में तो है लेकिन इशू हुई है, कौन से पर्सन को इशू हुई है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसने कब उसकी ड्यू डेट कब बन रही है वो भी वहाँ पे मेंशन होगी। फिर कौन से डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट्स को कितनी बुक्स इशू हो सकती हैं, क्योंकि कोई आउट ऑफ स्टॉक ना जा रही हो ना बुक लिमिट, वो वहाँ पे सिलेक्ट हुई है कि इतने, अगर ये CSIT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो 100 बुक्स जो हैं ये सिर्फ SC डिपार्टमेंट के लिए है या डाटा साइंस वालों के लिए है, AI वालों के लिए है, तो 50 बुक्स इनमें से इस डिपार्टमेंट के लिए हैं, 40 बुक्स इस डिपार्टमेंट के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से के क्लास के हिसाब से आप लोग को वहाँ पे क्या हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है ताकि वहाँ पे स्टॉक जो है वो एक्सीड ना कर जाए। अब अगर कोई स्टूडेंट है उसे ड्यू डेट के बाद वो बुक को रिटर्न कर रहा है तो वहाँ पे उसे कितना फ़ाइन पड़ रहा है, कितने डेज़ के बाद आ रहा है, कितना फ़ाइन्स पड़ रहा है, तो ये भी सब कुछ वहाँ पे आपको लाइब्रेरी का जो डाटाबेस होगा वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगर कोई हाई लेवल लाइब्रेरी है तो मे बी वहाँ पे बारकोड रीडर, बुक का भी बारकोड रीडर होता है ना, बारकोड होता है, तो बारकोड को रीड करके तो वो ये देखे कि ये जो बुक है ये इस पर्सन को इशू हुई है, ये बुक जो है स्टॉक में अवेल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू बारकोड वो वहाँ पे मैनेज हो रही होती है, ओके। फिर टेकिंग आउट इंश्योरेंस, कि आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, कार की इंश्योरेंस है या कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, तो आप क्या करेंगे, यू गो टू अ ब्रोकर एंड आस्क हिम टू गेट द इंश्योरेंस फॉर यू। अब ब्रोकर क्या करेगा, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जितनी भी रेलिवेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन पे पुट करेगा और जो बेस्ट सूटेबल उसे इंश्योरेंस मिलेगी ना आपके हिसाब से वो आपको बता देगा कि ये आपको बेस्ट सूट कर रही है इंश्योरेंस, ओके। अब इसके लिए ना वो आपसे बहुत सा आपका डाटा ले रहा होता है, आपकी बहुत सी पर्सनल डिटेल्स ले रहा होता है, लाइक योर ड्रिंकिंग हैबिट्स, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, फिर उस हिसाब से फिर वो आपको इंश्योरेंस बताता है कि ये जो पैकेज है इस कंपनी का ये आपके लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि आपकी ये एक्टिविटीज़ हैं, आपकी इतना बजट है, ये सारी चीज़ें जितनी भी उसके पास आती हैं ना, तो वो फिर बताता है कि आपकी सैलरी के हिसाब से भी तो ये जो है आपके पास बेस्ट इंश्योरेंस आ रही है, ओके। देन रेंटिंग अ DVD, तो एक शॉप पे एक DVD के टाइटल के अगेंस्ट बहुत सा स्टॉक मौजूद है, ठीक है। तो अब डिफरेंट तरह के कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, DVD को रेंट पे लेके जाएंगे। अब उनकी कस्टमर्स की भी कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ उनके पास VIP कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कस्टमर्स न्यू होते हैं। अब जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो क्या होता है कि जिस तरह लाइब्रेरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी ज़ाहिर है एक एप्लीकेशन यूज़ हो रही होगी जो ये बता रही होगी कि कौन सा स्टॉक जो है, कौन सी मूवीज़ जो हैं वो रेंट पे जा चुकी हैं,
कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनके पास ये गई है, कौन सी डेट को गई है, ड्यू डेट क्या है, ठीक है। तो कितना स्टॉक जो है इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, कितना स्टॉक जो है, कौन सी मूवी ने ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये भी वहाँ पे अवेल होती है थ्रू डेटाबेस। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल आ रही है यूजिंग द इंटरनेट। जैसे आप लोग इंटरनेट को यूज़ करके तो बहुत सी शॉपिंग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपके पास अमेज़ॉन है, अली बाबा है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और आप वहाँ से डिफरेंट तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं, यही है ना। तो इन वेबसाइट्स के बैकएंड पे भी क्या है कि बहुत सी डेटाबेस एप्लीकेशंस वर्क कर रही होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है कि ऐड टू कार्ट। तो वहाँ पे आपके पास उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है कि प्रोडक्ट रिलीज़ कब हुई, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, सीरियल नंबर क्या है, और इससे हट के इसकी रेटिंग क्या है, कितने कस्टमर्स जो हैं वो इसको किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं। तो डिफरेंट तरह की डिटेल आपके पास मौजूद होती है। फिर अगर आप वहाँ से उसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है फिर आपका वही जो क्रेडिट कार्ड वाली एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस की कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन होगी, स्टोलन तो नहीं है, ठीक है, पेमेंट लिमिट एक्सीड तो नहीं हुई, या पेमेंट इतनी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरीफाई की जाएंगी। फिर अगर आप वहाँ पे करते हैं कि पेमेंट अगर आप लोगों ने ऑन डिलीवरी टाइम करनी है तो वहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ नहीं होती क्योंकि वो आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टडिंग एट कॉलेज, जिसे मैं स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी कहूँगा, जिससे आप लोग अभी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए होंगे कि जब आप लोगों का एडमिशन हुआ तो आप लोगों से डिफरेंट आप लोगों का एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ली गई, फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई। एडमिशन के बाद आप लोगों का सेमेस्टर वाइज जो है वो रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कौन से सेमेस्टर में आप लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, उसका रिज़ल्ट क्या जा रहा है, उसकी अटेंडेंस क्या जा रही है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो आप यूनिवर्सिटी की क्या होता है कि डेटाबेस पे सेव हो रहा होता है। फिर आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है कि आप का फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह से जा रहा है। तो ये क्या है कि एक बहुत कम्प्लेक्स डेटाबेस की बात हो रही है कि जहाँ पे आप लोग का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज किया जा रहा होता है। तो इन सब एग्जांपल्स के बाद डेटाबेस इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर, जैसे कि कंप्यूटर्स के बारे में कहा जाता है ना, कंप्यूटर बिकम नेसेसरी एलिमेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, ऐसे ही डेटाबेस के साथ भी हम किसी ना किसी हवाले से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।